नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की सियासत में एक बार फिर सियासी हलचल मच गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से अचानक मिलने राजभवन पहुंच गए। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। क्या बातें चली ये अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर वापस लौट गए हैं। हालांकि सियासी बाजार गर्म हो गया। बता दें, पिछले दिनों से ही नीतीश को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अटकलें तब से और अधिक लगने लगी जब अमित शाह ने कहा था कि दरवाजे बंद नहीं हैं, प्रस्ताव आया तो विचार किया जाएगा। जिसके बाद जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने भी कहा था कि शाह ने कभी नहीं कहा था कि दरवाजे बंद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज मेघालय से एक बार फिर असम में प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यात्रा राज्य के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के बाहरी इलाके से होकर गुजरेगी, क्योंकि सरकार ने शहर के बीच से निकलने के लिए अनुमति नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के बाद धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें छात्रों से बात करने से रोका जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन है। राहुल गांधी ने असम मेघालय सीमा पर युवाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी आकर आपसे बात करना चाहता था और ये समझना चाहता था कि आप किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फोन किया और फिर असम के मुख्यमंत्री ने आपकी यूनिवर्सिटी के लीडर्स को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को स्टूडेंट से बात ना करने दी जाए। ये बेहद जरूरी है कि आप जिसे सुनना चाहते हैं उसे सुनने की आपको इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको आंखें बंद करके आरएसएस और इस देश की सरकार की बातें माननी है। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कल्पना शक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते हैं, कि आपको अपना इतिहास भूलना होगा। आपको गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। राहुल गांधी को कल असम में मंदिर जाने से रोका गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए और रघुपति राघव राजाराम की गीत गाने लगे। हालांकि इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी को भी भगवान के दर्शन करने से रोकने से बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि कुछ खास इलाकों को क्षेत्रीय पार्टियों के लिए छोड़ देना चाहिए, भले ही इसके बाद कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़ ले। कोलकाता में सोमवार को सर्वधर्म सद्भाव रैली में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि विशेष क्षेत्रों को क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस अकेले 300 सीटों पर लड़ सकती है और मैं उनकी मदद करूंगी। हम उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो जो खुद चाहते हैं उस पर अड़े हुए हैं। बता दें, खबर है कि बीते दिनों ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अगर उसे मन माफिक सीटें नहीं मिली तो टीएमसी सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी का बयान उस बैठक के बाद आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास बीजेपी से मुकाबला करने और उसके खिलाफ लड़ने की ताकत है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम उसे सीटें तो मत दीजिए। बता दें, कांग्रेस का नाम लिए बिना ही ममता बनर्जी ने सीटों का बंटवारा न करने को लेकर उसकी आलोचना की। ओबीसी के रूप में मराठा समुदाय की पात्रता तय करने के लिए मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र में एक अनिवार्य सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के एक नई तैयार सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग करने जा रहा है। सर्वेक्षण में मराठा समुदाय और ओपन कैटेगरी को शामिल किया गया है। ये ओबीसी सर्वे 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। सर्वे के लिए करीब 1.5 लाख कर्मचारी लगाए गए हैं। मराठा कोटे के लिए राज्य में लंबे समय से आंदोलन हो रहा है। सर्वेक्षण ऐसे समय में शुरू होने जा रहा है जब मराठा कोटा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल मुंबई की ओर मार्च कर रहे हैं। मराठा आरक्षण समर्थक कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को समुदाय को कोटा देने में देरी पर राज्य सरकार से सवाल करना चाहिए था, लेकिन वो खुद आरक्षण मुद्दे के खिलाफ बोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब आंदोलन को शांत नहीं किया जा सकता। अपनी मांगों के लिए रैलियां आयोजित करना और मार्च करना लोकतंत्र के दायरे में आता है। मैंने मुंबई में धरना प्रदर्शन की अनुमति भी मांगी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन बाद मंगलवार सुबह अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए पूजा अर्चना के लिए खोले जाने पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। समाचार एजेंसी पीटीआई और एनआई ने वीडियो जारी कर बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह नई रामलला की मूर्ति के दर्शन के लिए भक्त सुबह 3 बजे से बड़ी संख्या में जमा हो गए। अयोध्या जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी जाम है। भारी संख्या में लोग सोमवार को ही पहुंच गए थे, लेकिन वो आसपास के शहरों और कस्बों में रुके हुए थे ताकि 23 जनवरी को अयोध्या में मंदिर खुलने पर पहुंच सकें। बाराबंकी, रुदौली, सुल्तानपुर, अकबरपुर आदि शहरों और कस्बों में अन्य राज्यों से आए लोगों को धर्मशालाओं और होटलों में ठहरे देखा गया।
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। एक्स पर देउबा ने मंगलवार को लिखा, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह सनातन धर्म के सभी अनुयायियों के लिए गौरव का क्षण है। जय श्री राम। सोमवार को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो नेपाल में भी कई जगहों पर दीपोत्सव करने की तस्वीरें सामने आई। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने की घोषणा कर दी। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। एक्स पर इस योजना का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने अपना पहला निर्णय ये लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों में छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही साथ भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बन जाएगा। ईडी ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है और उनसे 27 से 31 जनवरी के बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज करने को कहा है। ताजा समन ईडी की एक टीम द्वारा रांची भूमि घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ के कुछ दिनों बाद आया है। केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आधिकारिक आवास पर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। खाद्य संकट के बीच फसलों में कीड़े लगने की परेशानी से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत ने 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक भेजा है। इस मदद के लिए मुंबई स्थित अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत में अफगानिस्तान की काउंसलर जनरल जाकिया वारदक ने आभार प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा है, चाबहार पोर्ट से 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक भेजने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद। हम आभारी हैं। इससे हमारी फसलों को कीड़ों से जो नुकसान हो रहा है उसे खत्म किया जा सकेगा और फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। अफगान लोग भारत के इस कदम की सराहना करते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर फिर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। पेंटागन ने कहा कि सोमवार के हमलों ने अंडरग्राउंड स्टोरेज के साथ साथ हूती विद्रोहियों की मिसाइल और सर्विलांस क्षमता सहित 8 ठिकानों को निशाना बनाया। बता दें, ईरान समर्थित हूती विद्रोही उन जहाज़ों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं जो इजरायल और पश्चिमी देशों से जुड़े हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का कहना है कि वो सामानों की मुक्त आवाजाही की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ जरूरी हमलों का एक नया राउंड शुरू किया जा रहा है। गजा में अभी भी बंधक कुछ इजरायलियों के परिवार वाले सोमवार को इजरायल की संसद नेसेट में घुस गए। संसद में उस वक्त वित्तीय मामलों से जुड़ी बैठक हो रही थी जब बंधकों का परिवार सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर सदन के भीतर पहुंच गया। उनमें से एक ने प्लेकार्ड लिया हुआ था जिस पर लिखा था, आप यहाँ नहीं बैठ सकते जबकि हमारे बच्चे वहाँ मर रहे हैं। बता दें, बीते 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बंधक बनाए गए 130 लोग अब तक हमास के कब्जे में हैं, जबकि 100 लोगों को बीते साल नवंबर में अस्थायी युद्ध विराम डील के तहत हमास ने छोड़ा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।